नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। थंबनेल से आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि आज मैं किस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम यहां पास मेंस 2021 में जो प्रश्न पत्र क्रमांक 5 अर्थात सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, मतलब अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक है, उसको यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम वहां पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उसमें जो आप उत्तर लिखना चाहते हैं या फिर जो उत्तर आदर्श होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उपस्थित हुए हैं ना, ठीक है। आप सभी को तो विदित होगा कि दो नंबर के प्रश्न हैं वो 8 पूछे जाते हैं। 4 जो प्रश्न थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था से आए थे और जो 4 आए थे वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है 2 नंबर का 30 वर्ड के लिए, वो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है। ठीक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इसका तात्पर्य है कि एक ऐसा संस्थान है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा संस्थान है, वो भी वित्तीय संस्थान है जो कि गैर बैंकिंग कार्यों में लिप्त है। ठीक, जो कि गैर बैंकिंग कार्यों में लिप्त है, एक ऐसा संस्थान है ये। तो इसको ऐसे लिखिए आप, 4 लाइन है आपके पास, 30 वर्ड है। आप इसमें समझाइए कि भारत में एक ऐसा निगम या फिर एक ऐसा संस्थान जो कि बैंकिंग कार्य करता है परंतु इसके पास पूर्ण रूप से बैंक का लाइसेंस नहीं होता है। यह भारत में किसी विशेष क्षेत्र को वित्तीय उपलब्धता या फिर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं। यह 2 प्रकार से भारत में कार्य करते हैं। एक, वे वित्तीय संस्थान जो आरबीआई के रेगुलेटरी के आधार पर चलते हैं या जिनका जो अधीक्षण है वो आरबीआई करती है, इन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी कहा जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाइम बैंक मतलब आयात निर्यात बैंक, नाबार्ड का एग्जाम्पल दीजिए, दूसरा नाबार्ड और तीसरा सिडबी। ये 3 प्रकार के यहाँ पास बैंक हैं, और भी हैं, मुद्रा बैंक भी हो गया, इस प्रकार के बैंक। फिर यहाँ पास आप आगे बढ़िए और बताइए यहाँ पास कि गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी, देखो संस्थान अलग और ये कंपनी अलग, ठीक है। 1956 के कंपनी अधिनियम से जो यहाँ संचालित होती हैं और यह विशेष प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे बीमा के क्षेत्र में, ठीक है, बीमा के क्षेत्र में हो गया, आपको लोन देने के लिए पेंशन के क्षेत्र में, बहुत सारे जो शेयर धारक हैं उनके क्षेत्र में। इस प्रकार के क्षेत्रों में वित्तीय जो उपलब्धता है उनको सुनिश्चित करने के लिए जिन प्रकार के संस्थानों की यहाँ पर स्थापना की जाती है उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये आपका जो जमा करते हैं आप और जो आप उधार लेते हैं उनमें ये काम नहीं करते, मतलब आप इन बैंकों में जमा नहीं कर सकते जाके, जैसे आप नाबार्ड में अपना खाता नहीं खुलवा सकते, इन्हें चेक जारी करने का भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियल है, छोटा सा आया है, आप यहाँ पर समझा सकते हैं, इसको शॉर्ट में आपको समझाना पड़ेगा और जितना आप डाटा दे सकते हैं उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यह समझाना था कि गैर वित्तीय संस्थान बैंकिंग कार्य पूर्णतः नहीं करते, ना ही इनके पास पूर्णतः बैंकिंग लाइसेंस होता है। यह विशेष क्षेत्रों को ऋण देने के लिए या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। आरबीआई के द्वारा पहले बनाए गए, मतलब एग्जाइम बैंक और यहाँ आयात निर्यात बैंक, सिडबी, नाबार्ड और अखिल भारतीय बैंकिंग गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां 1956 से जो रेगुलेट होती है, ठीक है। ये 2 नंबर में आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, बहुराष्ट्रीय निगम का आशय स्पष्ट कीजिए। नाम से समझ में आ रहा है, बहुराष्ट्रीय मतलब एक साथ कई देश में उपलब्ध होगा, तभी इसे क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। सिंपल शब्दों में समझना चाहिए तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोको कोला। कोको कोला एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, निगम, ठीक। एक ऐसा निगम, अब इसका आंसर कैसे, एक ऐसा निगम जो कि एक बहुत सारे राष्ट्र, जो कि एक राष्ट्र में मुख्यालय होता है और एक ही समय पर ये कई राज्यों कई देशों के साथ क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है, इनका जो क्षेत्रीय फैलाव होता है वो कई राष्ट्रों में होता है, एक ही समय पर होता है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय निगम के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। 2 नंबर का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोको कोला ही डाल दीजिए एग्जाम्पल, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। आसान प्रश्न है, बेरोजगारी से हर साल एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पास 2 नंबर का प्रश्न है, आप डायरेक्ट लिखिए कि अर्थव्यवस्था में, पहले तो समझिए होता क्या है ना, पहले समझिए इसको। क्या होता है कि कोई कंपनी, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ क्या है, उत्पादन करती होगी। अब क्या हो रहा है, इस उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव आ गया,
इस उत्पादन प्रक्रिया में चेंजेस आ गए, मतलब यहां जो मशीन थे वो पुराने हो गए, ठीक, या फिर नए मशीनों को लेकर आ गया जिसको चलाने में लोग सक्षम नहीं है यहां पर, या फिर ये मशीन इतना काम कर दे रहा है कि लोग को यहां से नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव उत्पन्न होता है, एक ये, दूसरा बाजार में क्या हो रहा है, मांग की दशा में परिवर्तन आ गए, जो मांग के प्रतिमान है वो चेंज हो गए। तो अब क्या है, पुराने वाले जो उत्पादन करता थे वो बंद हो जाएंगे, अब इससे क्या होगी, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। तो दो प्रकार से होता है, एक उत्पादन के प्रक्रम में परिवर्तन से और दूसरा होता है मांग के प्रतिमानों के परिवर्तन से। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन में होने वाले जो प्रक्रम है उनमें परिवर्तन होता है और तथा मांग के प्रतिमानों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ये इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घ अवधि तक चलती है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो संरचना, जो मशीन होते हैं, कलपुर्जे होते हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है, उनमें बदलाव आने के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी क्या है, उत्पन्न होती है। इन्हें हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। आपको टोटल 4 लाइन ही मिलेगा। इस बार कुछ पेपर इस प्रकार का था, 2 नंबर का खत्म हुआ तो फिर लाइन छोड़वा देते थे उन लोग, फिर 4 नंबर का शुरू होता था, ठीक है। तो 1 लाइन उधर और ये 3 लाइन इधर। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राजकोषीय घाटे से क्या आशय है, फिजिकल डेफिसिट। मेरा जो पिछला वीडियो था इकोनॉमी का वो बजट पर ही था, यदि आप उसे देखेंगे तो वहां समझ जाएंगे राजकोषीय घाटा क्या है, और उसमें पिन भी करा दूंगा अगर हो सका तो, है ना। लेकिन समझते हैं 2 नंबर में आपको क्या लिखना था। सबसे पहले जब पुराने स्टूडेंट का हम लोग कॉपी देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में वो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर फॉर्मूला दीजिए। कितना पढ़ेंगे वो, जितना आसान भाषा में आप समझा सकें वो ज्यादा अच्छा बेटर, उनके लिए स्पीड में चेक करते हैं या फिर जैसे भी चेक करते हैं वो चाहते हैं कि आसान भाषा में उनको समझ में आ जाए पढ़ने वाले को। तो सबसे पहले यहां पर आप फॉर्मूला बता दिए। फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस कुल आय, कुल आय। लेकिन यहां पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे उधार एवं देयताओं को हटाकर, उधार एवं देयताओं को हटाकर। इतना अगर आप लिख देते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको राजकोषीय घाटे के बारे में पता है। अब परिभाषा क्या बनेगी कि सरकार के बजट का वह हिस्सा, सरकार के कुल जो बजट होता है उसका वह हिस्सा जो सरकार उधार लेकर पूरा करती है, ऋण लेकर पूरा करती है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। यह दर्शाता है कि सरकार अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से अधिक मात्रा में क्या कर रही है, खर्च कर रही है। मतलब उसके पास जितने वित्तीय संसाधन हैं सरकार के पास, उससे ज्यादा वो खर्च करने लग रही है। इस कारण से क्या हो रहा है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो रहा है। फिर लास्ट एक आध लाइन आपके पास बचता है तो वहां यह भी दर्शाइए कि राजकोषीय घाटा को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। काम खत्म। आई बात समझ में। 2 नंबर में आप लिखते हैं, इसे पूरा 2 नंबर मिलेगा और कई लोग को मिलते हुए हमने देखा है कि 2 नंबर आपको यहां पर पूरा मिलता है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए एक फ्रूटफुल तरीके से। मतलब यहां पास आपको एक फॉर्मूला लिख दीजिए जिससे वो समझ जाए कि आपको इसका नॉलेज है। आई बात समझ में। अब चलते हैं दोस्तों 4 नंबर के प्रश्नों की ओर। 2 नंबर के 8 प्रश्न आने थे जिसमें से 4 भारतीय अर्थव्यवस्था से आए थे, 4 छत्तीसगढ़ वाले से आए थे। ठीक, 4 नंबर के पहले प्रश्न में ये आपको मिलेगा कि वेज एवं मीन्स अग्रिम का क्या आशय है। पीएससी ने क्या किया, वेज एवं मीन्स को इंग्लिश में ही लिखा। अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इसी को वेज और मीन्स ही लिख दे रहा है, लेकिन हिंदी में इसे कहा जाएगा अर्थोपाय अग्रिम। अब बहुत लोग का दिमाग घुमा होगा कि ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो सुन रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इसको सुन रखा है। इसको आपने सुना है, राजकोषीय घाटे को जब हम क्या करते हैं, स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है राजकोषीय घाटा, जब इसको कम करने का उपाय करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि आरबीआई का भी रोल आ जाता है। मतलब जो सरकार है आरबीआई से
अर्थोपाय अग्रिम के अलावा और किसी भी प्रकार से ऋण नहीं ले सकती, ठीक है। और यह तरीका FRBM एक्ट में लिखा हुआ है 2003 के FRBM एक्ट में। यहां पर यह बताया गया है कि सरकार अर्थोपाय अग्रिम के सिवाय और किसी भी प्रकार से RBI के द्वारा ऋण नहीं ले सकती। मतलब जब सरकार ऋण लेने का प्रयास करेगी RBI से तो केवल किसके माध्यम से लेगी, वो केवल अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से लेगी, वेस एंड मींस के माध्यम से लेगी। यदि हिंदी में लिखा होता तो बहुत लोग को थोड़ा बहुत तो हिंट कर जाता। ये थोड़ा कठिन हो गया लोगों के लिए क्वेश्चन, खासकर हिंदी माध्यम के लिए ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी माध्यम वालों के लिए, कि ये वेस और मींस क्या था। ये RBI से रिलेटेड है और सरकार से रिलेटेड है। पहले समझने का प्रयास करते हैं ये एक्चुअली में है क्या। यहां पर RBI ने 1997 में इस योजना का शुभारंभ किया और यह कहा कि यदि सरकार को किसी प्रकार से अस्थायी नगदी प्रवाह में संकट उत्पन्न होता है, सरकार के पास नगदी के संकट आ गए लेकिन यह संकट अस्थायी रूप से है, तो यहां पर सरकार क्या कर सकती है, RBI से ऋण ले सकती है। और ये जो ऋण की अवधि होगी वो 90 दिनों की होगी। यहां पास या केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो अपनी कुछ प्रतिभूति जमा करेगी और 90 दिनों के लिए क्या कर लेगी, वो ऋण उगाही कर लेगी RBI से और अपना जो वित्तीय दायित्व है उसे पूरा करेगी और 90 दिन होते ही उस ऋण को क्या कर देगी, वो वापस कर देगी। बात समझ में आया। तो इसलिए अर्थोपाय अग्रिम का यहां पास बात किया गया था और FRBM एक्ट में मेंशन भी कर दिया गया कि हम जो सरकार है वो RBI से ऋण ले सकती है लेकिन केवल और केवल अर्थोपाय अग्रिम के लिए अग्रिम से ही ले सकती है, इसके सिवाय और किसी से ऋण नहीं ले सकती। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को भी पता था कि अर्थोपाय अग्रिम बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को वित्तीय स्थिरता दर्शाने के लिए, इसलिए यहां पास ऐसा किया गया है। उसी को पूछा है कि इससे क्या आशा है, तो आप बताइए कि RBI ने सन 1997 में अर्थोपाय अग्रिम की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से RBI केंद्र एवं राज्य सरकारों को उनके प्रतिभूति के बदले वित्तीय स्थिरता, जो अस्थायी रूप से संकट, वित्तीय संकट या नकदी प्रवाह उत्पन्न होती है, उनमें वो क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनमें सहायता उपलब्ध कराने के लिए नकदी प्रवाह कराती है। बात समझ में आया। मतलब केंद्र एवं राज्य सरकारों को उनके नकदी प्रवाह के अस्थायी संकट से निपटने के लिए RBI अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। इस ऋण की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होती है और इस ऋण की जो राशि है वो RBI और राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मतलब सरकार मिलकर तय करती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का क्या करते, उत्तर लिखते। इसके साथ साथ आप इसमें यह भी मेंशन कर दीजिए कि इसके बदले जो RBI ब्याज लेती है, अब वो कौन सा ब्याज दर होगा। ब्याज दर बहुत सारे होते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, बहुत सारे रेट है हमारे पास। तो यहां पास जो ब्याज दर लिया जाएगा वो रेपो दर की तहत लिया जाएगा, रेपो रेट के तहत लिया जाएगा। बात समझ में आया। तो ये भी आप उसमें मेंशन कर दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, हिंदी में दे देता थोड़ा सा तो लोगों के लिए आसान हो जाता। ठीक, फिर पूछा है वैधानिक तरलता अनुपात को समझाइए। आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक, SLR से तात्पर्य क्या है कि SLR वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंक अपने पास होल्ड करके रखती है। मैं सिंपल टर्म में अभी समझा रहा हूं, यहां लिखना क्या है और पूरा क्या होता है समझते हैं। जो SLR है वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंक है भारत में, वो अपने पास रखी होती है, वो क्या है, SLR है। तो समझते हैं पूरा लिखना क्या था। वैधानिक तरलता अनुपात वह राशि है जो भारत में काम करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI के कहने पर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। RBI के कहने पर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। जगह कम है इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, वरना अलग से लिख देते हैं कि इसका जो सीमा है RBI तय करता है। एक लाइन और बढ़ जाता, ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, जगह की कमी रहेगी, हमारे पास केवल 8 लाइन होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। फिर और आगे बढ़ते हैं। जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, वह इसे किसी भी रूप में रख सकते हैं, जैसे नगद के रूप में रख सकते हैं, विदेशी मुद्रा के रूप में रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं और इसके साथ साथ वह स्वर्ण के रूप में भी इसे रख सकते हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं। SLR के माध्यम से RBI बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। SLR के माध्यम से RBI बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। कैसे करती है समझिए थोड़ा सा। ठीक, ये RBI है, RBI के नीचे शेड्यूल बैंक है। सभी बैंकों के लिए जरूरी नहीं है ना, शेड्यूल बैंक के लिए शेड्यूल बैंक का NDTL है,
आप इसे भी मेंशन कर दीजिए, नियत मांग सकल जमा, टाइम लायबिलिटी। ठीक, एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत स्वयं के पास रखना होता है। आरबीआई के नीचे जो शेड्यूल बैंक काम करते हैं उनके कुल जो उनके पास जमा है उनका कुछ प्रतिशत स्वयं के पास रखना होता है, जिसे क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। ये एसएलआर किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आप नगद रूप में रखिए, चाहे आप प्रतिभूति के रूप में रखिए, चाहे आप इसे स्वर्ण के रूप में रखिए, चाहे आप इसे विदेशी मुद्रा के रूप में रखिए। इतना तो आप समझिए ये एसएलआर था। लेकिन इसके माध्यम से ये काम कैसे करती है, ठीक आसान है। आरबीआई क्या करती है, देखती है कि भारत में मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। अब क्या करेगी आरबीआई, बाजार में से मुद्रा का जो प्रवाह है उसे कम करेगी, मुद्रा का प्रवाह कम करेगी, जिससे लोगों के पास पैसे की कमी हो, और पैसे की कमी हो तो वो मांग कम करें, मांग कम करें तो अर्थव्यवस्था में क्या हो, थोड़ा स्लो डाउन हो, थोड़ा मंदी आ जाए, है ना, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए क्या करेगी, यहां बैंक है, बैंक के जो एसएलआर है उसे वो बढ़ा देगी, बैंक का एसएलआर बढ़ा देगी। मान लेते हैं कि पहले 20% था, अब बढ़ा के 30% कर दिया। इसका मतलब है पहले यदि 1000 करोड़ का एनडीटीएल है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, एनडीटीएल कितना है, 1000 करोड़, पहले था एसएलआर 20%, मतलब 200 करोड़ रुपया बैंक अपने पास रखेगा। लेकिन अब मुद्रास्फीति के समय 300 करोड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि 30% कर दिया गया है, मतलब 100 करोड़ की कमी आ जाएगी बाजार में, क्योंकि बैंक को रखना अनिवार्य होता है। तो यहां 100 करोड़ की कमी आई। इस प्रकार से कई सारे बैंकों के बहुत ज्यादा पैसा रुक जाता है, मार्केट में वो पैसा नहीं जा पाता, लोगों के पास नहीं जा पाता, डिमांड कम होता है और यहां पास इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो आप यहां पास मेंशन कीजिए जो जगह है आपके पास कि इसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। मुद्रा स्फीति के दौरान एसएलआर के जो दर है उसे बढ़ा दिया जाता है, और मंदी के समय जस्ट उल्टा हो जाएगा, मंदी के समय एसएलआर के दर को कम कर दिया जाता है। आई बात समझ में। और एक कदम आगे चलते हैं, एसएलआर की जो सीमा है अर्थात जो उसका परास है, रेंज है, वो 40% तक है, 0 से 40% तक होती है। ठीक है, ये है एसएलआर के बारे में जो पूछा गया था। आप इतना बताइए, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं हम 8 नंबर के प्रश्नों की। 8 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है, 100 शब्द होंगे आपके पास, ठीक है, 100 शब्द हैं। आपको पूरा पेज मिला था, इस बार थोड़ा सा क्या किया ना, थोड़ा सा जगह बढ़ा दिया, थोड़ा सा। 8 नंबर में तो उतना ही जगह है, लेकिन जब आप 15 नंबर की बात करेंगे, 10 नंबर की बात करेंगे, तो थोड़ा सा पिछले बार से है ना सुनने में आया कि थोड़ा सा जगह बढ़ा दिया है। इस बार पूरा पेज दिया है वो आपके पास, लगभग इसमें 15 से 16 लाइन होंगे। एक लाइन में आपका 7 से लेकर 8 वर्ड आता है। यदि आप 15 लाइन है, 7 से गुणा करेंगे तो 105, जो कि वो पूरा जगह दे रहे हैं आपको, 100 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक, बात करते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या पूछ रहा है, विनिवेश को भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक, विनिवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, यहां पर विनिवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो समझिए विनिवेश होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, निवेश का उल्टा विनिवेश, ऐसा बोल सकते हैं आप। यहां पास क्या है, सरकार का जो भी खजाना है, सरकार के पास जो भी एसेट्स हैं, उन्हें वो क्या करती है, लिक्विफाइड कर देती है, मतलब उसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उसके कुछ शेयर को वो निजी क्षेत्रों में प्रवाहित कर देती है। जब सरकार की संपत्तियां या सरकार के द्वारा धारण की जाने वाली कंपनियां या फिर उनके जो एसेट्स हैं वो उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोल देती है, उन्हें वो निजी क्षेत्रों के साथ साझा करती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिवेश की प्रक्रिया कहलाती है। आप इसे विराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे सामान्य अर्थों में या सामान्य शब्दों में निजीकरण भी कहा जाता है। लेकिन निजीकरण एक कदम आगे चले जाता है ना, समझिएगा, थोड़ा सा आगे चले जाता है। कैसे, मान लेते हैं सरकार की एक कंपनी है, फैक्ट्री है, सरकार इसे बेच रही है। सरकार पूरा ना बेचकर कुछ प्रतिशत बेची, पूरा ना बेचकर, आधा ना बेचकर कुछ बेची, मान लेते हैं 20% बेची, तो ये विनिवेश होगा ना, क्योंकि 80% अभी भी इसका जो कंपनी का मालिक है वो कौन है, सरकार है।
अभी भी मालिकाना हक सरकार के पास है ना। बस क्या किया उसने, सरकार ने 20% बेच दिया तो कुछ ना कुछ पैसा किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। और यहां पर क्या है ना, कार्य क्षेत्र भी सही हो जाएगा। आप खुद सोचो, सरकारी कंपनी में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार भी कम होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो ध्यान देंगे कि उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सामान अच्छे से बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, गुणवत्ता क्या है, बहुत फायदे होंगे। ऊपर से सरकार को ना पैसा भी मिल जाएगा, सरकार को पैसा भी। ये होता है विनिवेश। एक निजीकरण इसे थोड़ा सा और आगे चल जाता है, जिसे रणनीतिक बिक्री के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटेजिक सेल के नाम से। अब निजीकरण में ना कंपनी का पूरा हिस्सा मालिकाना हक तक बेच दिया जाता है। जब कंपनी ना ज्यादा घाटे में चलती है, जैसे एयर इंडिया की बात कर लो आप, उसे पूरा का पूरा निजीकरण कर दिया गया है ना। सरकार यहां पास क्या करती है, मालिकाना हक भी ट्रांसफर कर देती है निजी क्षेत्रों को। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या है, निजीकरण या रणनीतिक बिक्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब कोई प्रभाव या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। सबसे पहले आप यहां पास 2 लाइन में यह समझाइए कि विनिवेश क्या होता है। ठीक, सरकार जब अपनी परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देती हैं या उसमें विनिवेश की प्रक्रिया लागू कर देती है, ठीक, तो यह क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। यह 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक, एक विनिवेश या फिर अर्ध विनिवेश कह सकते हैं इसे, है ना, नॉर्मल टर्म में। और दूसरा हो सकता है रणनीतिक विनिवेश, जिसे निजीकरण के नाम से भी जाना जाता है, रणनीतिक बिक्री के नाम से। फिर आगे बताइए कि अर्थव्यवस्था में इसके पहले सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में यह बताइए कि सरकार को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, क्योंकि पैसा मिल रहा है। सरकार इससे कुछ विकासात्मक कार्यों में खर्च कर सकती है। सड़क बना दिया, पुल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया। सरकार के पास क्या है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो इससे ये काम करेगी। पहले नहीं आता, यदि विनिवेश करती तो नहीं आता, उसको टैक्स के भरोसे रखना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, यहां पास पैसा आ रहा है तो इसके कार्य विकासात्मक कार्य हो जाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इससे जो कंपनी है ना, या फिर जो संस्थान है, उसमें भ्रष्टाचार में कमी आती है, यह भी आप बता सकते हैं। ठीक, तीसरा यहां पास यह हो सकता है कि निजी निवेश के बढ़ोतरी होने से निजीकरण या फिर विनिवेश से निजी निवेश की बढ़ने की आशंका होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। अब प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे, कंपनी में पैसा लगाना चालू करेंगे, इससे निवेश में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, जिससे उद्योग धंधे में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये भी आप लिख सकते हैं। फिर और आगे क्या है, निजीकरण से अर्थव्यवस्था में या विनिवेश से अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। जो उपभोक्ता है उनके पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा उपलब्ध होगी। मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा आएगी। तो इस प्रकार से 3 से 4 फायदे लिख सकते हैं। पहला फायदा क्या, सरकार को वित्तीय उपलब्धता होती है, जिसका वह क्या है, विकासात्मक कार्यों में खर्च कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी में जो लिप्त भ्रष्टाचार है उसमें कमी आ सकती है, कंपनी में उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक, तीसरा, निजी निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी, की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ये हो सकता है। चौथा, आप ये भी बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उपभोक्ताओं के लिए, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के लिए क्या होगा, विकल्प मौजूद होगा, कई सारे विकल्प मौजूद होंगे, गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा इससे क्या है, बढ़ेगी। तो ये सकारात्मक प्रभाव यहां पर देते हैं। रोजगार भी बढ़ता है, ठीक, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग भी अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक है। लेकिन इसके कुछ ना नकारात्मक प्रभाव भी है। पहला नकारात्मक प्रभाव में ये लिख सकते हैं आप कि विनिवेश से सरकार या फिर संसद की शक्तियों में कमी आती है, संसद की शक्तियां कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा निजी क्षेत्र चलाएगा, सरकार के पास एक प्रकार का भी यहाँ पास कोई भी यहाँ पास फैक्ट्री ना हो, कुछ ना हो, तो इससे क्या होगा, सरकार अर्थव्यवस्था पर अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाएगी, संसद की शक्तियां कहीं ना कहीं छिन्न हो जाएंगी। इसका एक सटीक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका में भी एक गन शूटिंग हुआ था, जिसमें लगभग 21 से 22 लोगों की जान चली गई थी। वहां पर जो बाइडेन ने क्या कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो लॉबी है, गन लॉबी, जो गन इंडस्ट्री है, उनका जो प्रभाव है अमेरिकी संसद पर, उसे कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा कि उन लोग प्रभाव इतना न डालें, क्योंकि इससे क्या है, मानवता का ही ह्रास हो रहा है। गन लेना आसान है, किसी को भी उठाते हैं, मार देते हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है,
कुछ नहीं कर पा रही, असहाय महसूस कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निजीकरण है, वहां पूर्ण रूप से क्या है, प्राइवेटाइज है पूरा चीज। संसद की शक्तियां कम होती हैं। दूसरा नकारात्मक प्रभाव में आप ये भी लिख सकते हैं कि विनिवेश से अर्थव्यवस्था में धन का केंद्रीकरण हो सकता है। धन का क्या हो सकता है? केंद्रीकरण हो सकता है, जमाखोरी है ना, महंगाई जैसी समस्याएं अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो सकती है। तीसरा यहां पास ये भी लिख सकते हैं कि यहां मजदूर वर्गों का क्या हो सकता है, शोषण हो सकता है। और नकारात्मक प्रभाव में उच्च और निम्न वर्गों के बीच में एक खाई उत्पन्न हो सकती है, उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग भी यहां पास बन सकता है। तो अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखते। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? जो बैंकिंग लोकपाल की योजना है वो क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि ये लोकपाल, लोकपाल जानते हो ना, अन्ना हजारे जी हमारे जो काम किए थे लोकपाल के लिए। तो बैंकिंग लोकपाल उनसे बहुत पहले आ गया था, है ना। ये प्रहरी के बाद ये ग्राहक का ये लोकपाल ना लोगों के लिए है ना, केवल ये बैंकिंग के लिए नहीं है, बैंक वालों के लिए नहीं, लोगों के लिए। लोग मतलब बैंक के ग्राहक। अब लोकपाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, इसे इसे प्रहरी कह देते हैं। तो ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े बैंकों के ग्राहकों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह बैंकिंग अर्थव्यवस्था में क्या करता है? जो बैंक के ग्राहक होते हैं उनके प्रहरी के भांति कार्य करता है। इस योजना की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। जून 1995 में नरसिम्हा समिति बना था, उनके सुझाव पर इसके चालू किया गया था। तो जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत या बैंकिंग लोकपाल के तहत भारत में कार्य करने वाले सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं, एक्सेप्ट यहां पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं होता। तो आप इसको मेंशन कीजिए कि इसके दायरे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया 2 से 3 लाइन का। फिर आगे बताइए कि बैंकिंग लोकपाल के तहत कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जब उस ग्राहक के द्वारा जो शिकायत बैंक शाखा को या उसके प्रबंधन को की गई थी और उसे उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मतलब एक व्यक्ति था जिसे कुछ बैंकिंग समस्या थी, ठीक, चाहे वो चेक को लेकर हो, चाहे वो ड्राफ्ट को लेकर हो, चाहे वो नोटों के परिवर्तन को लेकर हो, चाहे वो समय को लेकर हो, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा उसको लेकर हो, किसी भी प्रकार की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं अगर उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पा रही अच्छे से, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले शाखा में कंप्लेन करेगा। शाखा बोलेगा चलो ऊपर वाले शाखे पर चले जाओ, तो जो यहाँ पास मुख्य शाखा है उससे कंप्लेन करेगा। अब यहाँ पर जो वो शिकायत किया है अगर उसे 2 माह के भीतर उचित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह 1 वर्ष के भीतर बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत को दर्ज करा दे। आज बात समझ में? तो यहां पर जो ग्राहक है अगर उसे किसी भी प्रकार की बैंकिंग समस्या उत्पन्न होती है और उसे 2 माह के भीतर उस बैंक के शाखा या मुख्य शाखा से, है ना, क्या है, आशावान मतलब जो आशा किया था, आशातीत नहीं, आशा ना, आशातीत एक काट देना यार। मतलब यहां पास जो बैंक के ग्राहक है उसे अगर उसे आशा ये नहीं है कि अच्छा उत्तर प्राप्त होगा 2 माह के भीतर, तो फिर वो क्या कर सकता है? 1 साल के भीतर कहां जा सकता है? बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। फिर यहां पास कुछ यहां पास ये भी बता दिए किस किस क्षेत्र को लेकर जाएगा वो। तो ड्राफ्ट को लेकर जा सकता है, अगर मान लो कि कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं बना रहा है तब। चेक के सुविधाओं को लेकर जा सकता है, पैसे के अदला बदली को लेकर जा सकता है, बहुत सारी जो सुविधाएं देती है बैंक अगर वो प्राप्त नहीं हो रहे उनसे तो उसको लेकर वो क्या कर सकता है? बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल क्या करेगी? इस पर फैसला सुनाएगी और यहां से लेके फिर बैंकिंग लोकपाल इस पर क्या करेगी? फैसला सुनाएगी और अवार्ड देगी। अवार्ड मतलब यहां पास ये वाला अवार्ड नहीं है ना, अवार्ड देगी मतलब यहां पास उसे क्षतिपूर्ति दिलवाएगी। यदि क्षतिपूर्ति नहीं देता है, बैंक क्या करता है? क्षतिपूर्ति नहीं देता है तो बैंकिंग लोकपाल जो लोकपाल है इसकी शिकायत आरबीआई से कर देगा कि देखो तुम्हारा बैंक हमारे द्वारा दिया गया जो ऑर्डर है उसका फॉलो नहीं कर रहा है। फिर आरबीआई जो एक्शन लेना चाहती है वो क्या करेगी? इस पर एक्शन जरूर लेगी। तो इस प्रकार से इसको आपको पूरा समझाना था। आसान प्रश्न था, ठीक, बैंकिंग से रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो इस बार पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से आया है, पूरा का पूरा, लगभग पूरा बैंक से क्वेश्चन, आरबीआई से क्वेश्चन आया है ना, फिर वो वैधानिक तरलता अनुपात वो भी बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बैंकिंग से ही मिलेंगे यहाँ पास इस बार को खासकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। 15 नहीं 8 का ही है, ये भी 8 का है। 16 नंबर का प्रश्न 17 प्रश्न होते हैं ना, तो ये भी 8 नंबर का है। मतलब 8 नंबर से तीनों प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से आए हैं। 3 प्रश्न ही तो आते हैं 8 नंबर से, तो टोटल तीनों प्रश्न किससे आ गया? भारतीय अर्थव्यवस्था से आ गया। तो यदि देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रश्न आ गए। 2 नंबर के हमने 4 प्रश्न देखे थे, तो ये टोटल 8 नंबर का आ गया।
ठीक, फिर हमने 4 नंबर के कितने प्रश्न किए, लगभग यहां पास 3 प्रश्न किए थे ना, 4 प्रश्न किए, 3 या 4 देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, 1 2 ही प्रश्न है दोस्त, 2 ही प्रश्न, तो 2 प्रश्न है, 4 नंबर के 2 प्रश्न, ये हो गया। फिर 8 नंबर के टोटल 3 प्रश्न, तो ये हो गया 24, और 15 नंबर का दोनों जो 2 प्रश्न आते उसमें से एक सॉल्व करना, तो वो भी आया था, तो ये 15, तो 8 दूनी 16 और 24, कितना हो गया ये 16 और 24, 40, 10 50, 55 नंबर का इकोनॉमी है। टोटल 55 नंबर का आपका क्या आया है, इकोनॉमी आया है। केवल 20 नंबर का छत्तीसगढ़ से पूछा है, वो भी वो जनजातीय क्षेत्रों से पूछता है, महिलाओं के संबंध में जो योजनाएं होती है उन्हें पूछ देता है। तो टोटल 55 नंबर का आपका क्या है, इकोनॉमी है। डेप्थ देख रहे हो इकोनॉमी का कितना ज्यादा है। तो 8 नंबर का जो तीसरा प्रश्न है ना, उसमें पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग का मानदंड क्या होता है, उल्लेख कीजिए। लंबा प्रश्न लग रहा है ना, इसको ऐसे समझो आप कि आरबीआई क्या सोचकर भारत में जितने भी राज्य हैं उनको रैंक में बांट देता है। ऐसे कौन से वित्तीय मापदंड है, मानदंड है, उनको देखता है कि हाँ इसमें हमको क्या है, रैंक जारी करना चाहिए। तो उनको पूछ रहा है वो कि आरबीआई क्या क्या देखकर राज्यों को क्या करता है, रैंक देता है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, मान लो नहीं पढ़ के गए, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि आरबीआई क्या कर सकता है। आरबीआई यही कर सकता है ना, और राज्य के पास है क्या एक्चुअली वित्तीय प्रबंधन के संबंध में, क्या है, बजट, और कुछ नहीं उसके पास, बजट ही तो है। राज्य के पास क्या होता है, वित्तीय संबंध मतलब बजट, सीधी सी बात है। तो वो बजट के माध्यम से ही करता है, लेकिन आप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना कि बजट के माध्यम से करता है, इसको अलग अलग प्रकार से लिखना पड़ेगा। वही मेरा जो अगर वीडियो, पिछला वीडियो आप देखिए एक बार, है ना, बजट से रिलेटेड है, आपको वहां पास पूरा डायग्राम मिलेगा कैसे बजट बनता है, क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी को वो देखकर करता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, जो रैंकिंग है उसके लिए 5 क्षेत्र निर्धारित कर दिए, और भी क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उसने 5 क्षेत्रों पर यहाँ पास क्या फोकस किया है। 5 क्षेत्र में उसे वो बांट देता है। पहला क्षेत्र यहां पास ये देखता है कि घाटे का प्रबंध क्या है, घाटे का प्रबंधन कैसे किया जाता है। क्या घाटे का प्रबंधन, कि मतलब इस वर्ष जो बजट में जो हिस्सा है राज्य का, उसमें कितना घाटा है और उस घाटे का व्यवस्था कहां से की जा रही है, किस प्रकार से उसकी पूर्ति की जा रही है। आप बाजार से ऋण ले रहे हो, सरकार से ऋण ले रहे हो, आरबीआई से ऋण ले रहे हो, कि आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इसको बताओगे तो यह घाटे का प्रबंध के माध्यम से क्या किया जाता है, देखा जाता है। दूसरा, स्वयं की राजस्व उपलब्धता, स्वयं की राजस्व उपलब्धता मतलब यहां पास राज्यों के पास खुद का राजस्व का कलेक्शन कितना है। मतलब सरकार टैक्स लगाकर, इसको 2 प्रकार से लगता है ना, टैक्स लगाते हैं, इसमें कर आय और गैर कर आय 2 प्रकार से होता है। तो सरकार खुद के टैक्स से कितना कमा रही है, अब तो जीएसटी से बहुत पैसा आता है ना, और केंद्रीय पूल से पैसा आ जाता है। फिर सरकार खुद के कितने पैसे से, मतलब खुद के कुछ अर्थव्यवस्था के संचालन से कितना रुपए कमा रही है, गैर कर राजस्व। तो यहां पर सरकार का राजस्व आय किस प्रकार का है, उससे रिलेटेड है ये, इसको भी देखती है। इससे होता क्या है एक्चुअली में, कि यहां पास समझ में आता है कि कौन सा राज्य अपने खुद के दम पर चलने के लिए तैयार है। यदि उसका राजस्व कलेक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसके खर्च का बहुत सारा हिस्सा वो खुद से कमा ले रहा है, उसको पूंजीगत आय करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ना तो उधारी लेने की आवश्यकता है, ना तो किसी भी प्रकार के प्रतिभूति बेचने की आवश्यकता है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, विनिवेश करने की आवश्यकता नहीं है, राजस्व की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। तीसरा, व्यय का प्रकार या व्यय की गुणवत्ता क्या है। ठीक है, यहां पास तीसरा क्या देखा जाता है, व्यय की गुणवत्ता। मतलब बजट में यहां पास यदि आप देखेंगे तो व्यय का हिस्सा होता है। तो व्यय में आप कितने विकासात्मक कार्य उत्पन्न कर रहे हो, मतलब कितना, है ना, कितना मतलब लोगों को राहत पहुंचा रहे हो, कितना विकास का कार्य कर रहे हो, उसे देखती है। कितना आप पूंजीगत आय कर रहे हो, क्योंकि पूंजीगत आय में क्या होगा, आप अपने ऋण को कम करोगे, ठीक, या अपने एसेट्स जो होते हैं, जो आपकी परिसंपत्तियां होते हैं, उन्हें बढ़ाओगे, जैसे सड़क बनाओगे, बांध बनाओगे, स्कूल बनाओगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, उन्हें आप बढ़ाओगे, तो उसे देखती है। तो इस प्रकार से व्यय की गुणवत्ता को वो क्या करती है, चेक करती है कि आप कितना रुपए किस क्षेत्र में कितना खर्चा कर रहे हो, उसके आधार पर भी इसे रैंक कर दिया जाता है। ठीक, तो चौथा यहां पर होगा दोस्तों, ऋण वहन की क्षमता क्या है आपके पास, ऋण वहन की क्षमता। मतलब यहां पर यह शो करना चाहता है अर्थव्यवस्था में कि उस राज्य को कितना रुपए ऋण दिया जा सकता है, उस राज्य के पास कितनी क्षमता है क्या लेने की, ऋण लेने की। मान लो कि अगर कोई राज्य है, उसका जीएसडीपी मतलब उसका जो जीडीपी वो 100 रुपए है,
और वो क्या कर रहे हैं, वो 80 रुपए ऋण ले रहे हैं। ये तो गलत है ना, 80% आप ऋण कहां झेल पाओगे, नहीं झेल पाओगे। तो उसी को कह रहा है आपके ऋण वहन करने की क्षमता। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो इस साल का जो बजट है उसमें बताया गया है 92,714 करोड़ का टोटल ऋण है, किसके ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो अगर आप इसे परसेंटेज में करोगे जीडीपी के, तो ये लगभग 23% बैठेगा। मतलब हमारा एक साल का जितना प्रोडक्शन है उसका लगभग 23% हम क्या लेके चल रहे हैं, ऋण लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं है, इससे आपका फायदा ही होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके ऋण वहन करने की क्षमता क्या है आपके जीडीपी के टर्म में। फिर पांचवा यहां पर बताया गया है बाजार की तरलता। बाजार की तरलता मतलब आपका बाजार किस प्रकार का है, आपके बाजार में कितनी बिक्रियां हो रही हैं, आपके बाजार में किस प्रकार की वस्तुएं बिक रही हैं, इसको भी यहां पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। आपका टोटल कारोबार कितना है एक वर्ष में, तो इसे भी जब शामिल कर दिया जाता है। इस प्रकार से मापदंड बनाए गए हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि हम इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको देखेंगे, इनका हम क्या करेंगे, फिर इनको एडजस्ट करेंगे और रैंकिंग जारी कर देंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते थे, और भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है ना, सरकार के और कितने कौन कौन से खर्च हो रहे हैं, सरकार किस प्रकार की योजनाएं चालू कर रही है। लेकिन बहुत ज्यादा जगह होता तब आप ये कर पाते। मुझे नहीं लगता कि आप ये 5 पॉइंट को इतना में ही एडजस्ट करने में अच्छा खासा दिमाग लग जाएगा ना। 5 पॉइंट है, लिखना भी अंदर का पूरा, तो ये दिमाग लगाने का खेल, मतलब यहाँ पर आपको शॉर्ट करना आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास शब्द ज्यादा हो चुके हैं। मेंस में यही तो क्वालिटी है कि आपको क्या करना होता है, आपको ना शब्दों से खेलना होता है। आप अपने कम शब्दों में आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। आपके पास कई बार क्या है ना, बहुत ज्यादा शब्द हो जाता है लेकिन आप लिख नहीं पाते, रीजन छोटा करना नहीं आता, किस पॉइंट को डालने किसको नहीं आता। तो यही आप क्या करते, केवल 5 पॉइंट में बताते और उसके अंदर को 2-2 लाइन में आप डिसाइड कर देते। तो पूरा का पूरा ये कितना हो जाता आपका, लगभग 15 लाइन पूरा हो जाता, काम बन जाता आपका। बहुत अच्छा लगता है आंसर, और आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। हमने देखा है जिसने भी ऐसा किया है, पॉइंट में आंसर लिख के, जिस इस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसने पॉइंट में आंसर लिखा और लास्ट में उसका डिस्क्राइब भी किया, तो उसको लगभग 8 नंबर में 6 नंबर मैक्सिमम तक मिल जाता है। 4 नंबर एक आदर्श माना जाता है, 5 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, और 6 नंबर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, सिलेक्शन का नंबर है ये। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर का लास्ट प्रश्न था। अब हमारे पास जो प्रश्न आएगा वो आएगा 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आपका 15 नंबर का होता है। इस प्रश्न में हमको 2 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन 2 प्रश्नों में क्या है, एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना होता है, और इसमें जो शब्द सीमा है वो आपको मिलेगी 175 शब्दों का। ठीक, 175 शब्द सीमा में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक पर एक निबंध लिखिए। अच्छा, यहां पर देखो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी आएगा ना, परिवर्तन। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, एक निबंध लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि उन प्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में वस्तु एवं सेवा में सम्मिलित किए गए हैं। अब इसमें भी 2 यहां भाग में प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न उसमें भी 2 भाग में है कि एक ऐसे अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करना है जो कि भारत में जीएसटी में शामिल कर लिए गए हैं, और ऐसे छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी के संबंध में जुलाई 2017 से लेकर अभी तक जो भी राजस्व निहितार्थ हैं उनके बारे में भी पूछा गया। तो ये 2 प्रश्न इसमें एक साथ। ठीक, अगर मेरी बात समझे तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्यों? क्योंकि इसमें निबंध की बात की गई है, आपके पास इकोनॉमी को लेकर इतने सारे डाटा हैं। अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते थे। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पहला वाला जो है ना, इसको तो लिखा जा सकता है बहुत अच्छे से, ये आसान हो गया। लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन है, इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, कोई प्रतिवेदन हो सरकार का जहां पर बताया गया हो कि जुलाई 2017 से अभी तक कितने टैक्स आ रहे हैं, किस किस क्षेत्र से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला। बस इतना ही मिला कि केंद्रीय पूल से राज्य को कितना टैक्स मिल रहा है जीएसटी के थ्रू। लेकिन वो डाटा कैसे याद करेंगे आप, जुलाई से लेकर अभी तक का डाटा पूरा। ठीक, कभी मिला 25 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी ये, फिर वो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा था। यदि कोई प्रतिवेदन होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न में आप क्या कर सकते थे, क्या लिख सकते थे। पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। अब बताइए आप कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है।
ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है हम उसका परिवर्तन नहीं करेंगे और उसके द्वारा जो भी हम कंज्यूम करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब जब हम उसी प्राकृतिक संसाधन से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, हम उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके उसका कुछ परिवर्तन करके यूज करने का प्रयास करेंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र में चले जाएगा। मतलब यहां कल पुर्जे मशीनों की बात होगी। जैसे अगर मैं बोलूं चूना पत्थर का अब डायरेक्ट यूज कीजिएगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र की ओर है। चूना पत्थर क्या किया आपने, गर्भ से निकाला, भूगर्भ से, और यहां पर इसका डायरेक्ट यूज किया तो ये प्राथमिक। लेकिन चूना पत्थर से मशीनों की सहायता से क्या बनाया, सीमेंट बनाया, तो ये जो सीमेंट वाला जो पूरा उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में चले जाएगा। फिर इसके बाद जो तृतीय क्षेत्र होता है वहां केवल और केवल सेवा की बात की जाती है। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से जाना क्या है, एक विकास की निशान है। किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से कहां चले जाए, तृतीयक की ओर जाए। और ये जो विकास की गति है वो सही है, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकासशील और विकासशील से क्या होती है, विकसित की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे कीजिए कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कैसे? आजादी के समय जीडीपी में क्या योगदान था तीनों क्षेत्रों से, आजादी के लगभग कुछ समय के बाद क्या योगदान था तीनों क्षेत्रों से, और वर्तमान समय में क्या योगदान था तीनों क्षेत्रों से। इससे क्या पता चलेगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में, भविष्य में किस प्रकार से हमारा संरचनात्मक परिवर्तन चेंज हो रहा है। हम प्राथमिक से द्वितीयक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, द्वितीयक से तृतीयक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, ये बताना भी आवश्यक है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक टेबल बनाइए। यहां पर आप टेबल बनाइए साइड में, ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर लिखते भी बन जाएगा, जो जगह बचेगा। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहां बताइए आप कृषि अर्थव्यवस्था को, इधर बताइए उद्योग अर्थव्यवस्था को, और इधर बताइए सेवा अर्थव्यवस्था को। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ 1950 मतलब आजादी के समय के आसपास की, यहाँ 1990 टू बी एग्जैक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, निबंध की बात किया है वो, तो हमें बस उसको एक सार समझाना है। तो यहां पास लगभग 50 से 52% हिस्सेदारी थी, यहां लगभग 20 से 25% हिस्सेदारी थी, और उसके बाद जो 30% था वो सेवा क्षेत्र था। अब क्या होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है, उद्योग और सेवा बढ़ने लगता है। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो हमें पता चलता है कि हाँ हो रहा है। लगभग 30 ये रहेगा, लगभग 30 से 35 ये रहेगा, और ये जो बचेगा वो 40% हो जाएगा। तो देखो सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, और कृषि की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, 15%, और ये लगभग 25 से 30%, और ये 55%। यहां दिक्कत हो गया दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र हुआ ना, यहां दिक्कत हुआ। कभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो जीडीपी के लगभग 50% नहीं आ पाया। जैसे कृषि में आप देखिएगा 50% आया है ना, सेवा में 50% आया, लेकिन प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक जाने की अवस्था में हम प्राथमिक से कहां चले गए, सीधे तृतीयक चले गए। वो साइन बना दीजिए, समझ जाएगा समझने वाला क्या बोलना चाहते हो। प्राथमिक से हम कहां चले गए हैं, तृतीयक की ओर। अब बताइए कि ऐसी क्या क्या कमजोरियां थी जिसके कारण ऐसा हुआ। तो बताइए, यहां पर जनसंख्या विस्फोट था, क्योंकि जनसंख्या को हमको खिलाने में ही इतना ज्यादा खर्चा हो जाता था, उद्योग पर हम कहां से रिसर्च कर पाते। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को ध्यान दिया गया था, ये बताइए, ये भी एक परिवर्तन था। ठीक, तीसरा कारण आप बताइए कि युद्ध हो गया था बहुत ज्यादा, 3 बार युद्ध लड़ा गया, भारत पाकिस्तान का 2 बार और एक चाइना के साथ, तो यहां पर ये भी बता दीजिए आप। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हमारा संरचनात्मक परिवर्तन जिस गति से या जिस क्षेत्र में होना चाहिए वहां नहीं हुआ। उसके बाद आप बताइए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, ठीक, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें बताइए आपकी उद्योग क्षेत्र में क्या किया गया, योगदान के लिए बात की गई। फिर 2-3 स्टील प्लांट का नाम बता दीजिए। फिर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए, बैंकिंग मतलब सेवा क्षेत्र में सुधार, 1969 के सुधारों को बताइए आप। ठीक है, उसके बाद 1980 के भी सुधार बता दीजिए बैंकिंग क्षेत्र में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्रक्स होगा यहाँ, एलपीजी की नीति अर्थात नई औद्योगिक नीति के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेजर चेंजेस था। यदि उद्योग क्षेत्र या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की बात करेंगे तो ये उसका मैग्ना कार्टा भी आप उसे कह सकते हैं। एलपीजी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका बस परिभाषा लिखिए एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद आप यहां ये बताइए कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहिए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में 5 चरण होंगे संरचनात्मक परिवर्तन के। पहला परंपरागत, यहां जीएसटी भी ऐड कर देना ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था जीएसटी, तो ये भी एक परिवर्तन है। परंपरागत स्तर पर होता है,
अर्थव्यवस्था में क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन या विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए आपको 5 चरणों से गुजरनी पड़ती है। पहले आप परंपरागत क्षेत्र में होते हैं, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आप आते हैं उत्प्रस्थान पूर्व की ओर, मतलब आगे बढ़ने से पहले की अवस्था की ओर आते हैं। इसमें क्या होता है, आप शिक्षा में, चिकित्सा में, संसाधनों पर, ठीक है, भौतिक संसाधनों पर, बांध, ये सब में, बिजली में, सब में इंडिविजुअल ध्यान देते हैं, सबको अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। फिर जो तीसरा चरण आता है, सभी को इकट्ठा करके आप क्या करते हैं, उत्प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमारी अर्थव्यवस्था यहां पहुंचने वाली है, ठीक है, उत्प्रस्थान की ओर है। हम शिक्षा में अलग से खर्चा कर रहे हैं, अवसंरचना पे खर्चा कर रहे हैं, चिकित्सा पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक, बहुत क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कुछ समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जब यहाँ पर अच्छी हो जाएगी तो हम उत्प्रस्थान कर जाएंगे और उसके बाद हम बन जाएंगे आत्मनिर्भर बनेंगे। और जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो जब 5वां चरण आएगा, जो विकसित अर्थव्यवस्था का चरण है, उसमें हम क्या कहेंगे, उच्च उपभोग करना चालू कर देंगे, जो आज के समय में यूरोप और अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वो कर रही हैं। तो ये 5वां चरण में यहां पास पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार से यदि परिवर्तन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचना का, तो क्या होगा, वो विकसित कहलाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, आप सब बताइए और आपको अच्छा नंबर यहां से प्राप्त होता। अब बात करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन की, जो यहां पर बताया गया है, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि यहां पर उन अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा। दूसरा यहां पर ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में क्या डाटा है जीएसटी को लेकर। तो मुझे तो ऐसा कोई डाटा नहीं मिला, मुझे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कुछ डाटा मिला था जो कि हर महीने के जीएसटी कलेक्शन को बता रहा था। वो डाटा मुझे नहीं लगता यहाँ किसी काम का होगा, क्योंकि वो डाटा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, है ना। मेंस का इतना प्रेशर होता है, मुझे नहीं लगता कि याद करना सही भी होगा इतने प्रेशर के दौरान, ठीक। अगर कोई प्रतिवेदन मिलता है तो हम छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट से यहाँ पर बात कर लेंगे और आपको बता देंगे, अपडेट मैं करवा दूंगा, ठीक है। बात करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, यदि कोई प्रतिवेदन होगा जीएसटी को लेकर तो वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना था इसमें। उन अप्रत्यक्ष करों को उल्लेखित कीजिए जो भारत में जीएसटी में शामिल कर लिए गए। ये पहले ही बता दे रहा है कि ये अप्रत्यक्ष कर है। तो सबसे पहले आप अपना काम कीजिए कि जीएसटी की परिभाषा बताइए, क्योंकि उसमें एक कर का उल्लेख किया गया। यहां बताया गया है कि मानव उपभोग के लिए उपयोग में आने वाले मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं या दोनों पर लगने वाले करों को, अप्रत्यक्ष करों को क्या कहा जाता है, जीएसटी कहा जाता है। आई बात समझ में। जो मानव उपभोग के लिए जो पेय पदार्थ है, मादक पेय पदार्थ है, अगर आप उन्हें हटा दें तो जो वस्तु पर या सेवाओं पर या दोनों पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। मतलब उसने पहले ही बता दिया कि जीएसटी में जो आबकारी कर है वो शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। जो आबकारी कर है, जैसे मादक पेय पर जो कर लगेगा वो उसमें शामिल नहीं है, तो आपने इसको बता दिया। फिर बताइए कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र एवं राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को क्या है, मिलाकर बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार के निम्नलिखित कर शामिल किए गए हैं। अब अगला पेज आ जाएगा अपना। अगले पेज में आप बता दीजिए यहां पास कम से कम 4 से 5 लाइनों में केंद्र के करों को कैसे लिखिए। या तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो वो केवल नाम पूछा है, क्योंकि उसने आधा पोर्शन तो दूसरे क्वेश्चन के लिए दे रखा है, उसका डाटा उसको लिखना जरूरी है। मे भी ऐसा हो सकता है नीचे वाला 5 नंबर का, ऊपर वाला 10 नंबर का वो सोच के दे, ऐसा भी हो सकता है ऊपर वाला 8 नंबर का, नीचे वाला 7 नंबर का, ऐसा सोच के दे दे वो क्वेश्चन। तो हमें ये तो नहीं पता क्योंकि अलग अलग किया है, लेकिन यदि आप आधे प्रश्न में उसको लिखना चाहते हैं तो यहां बताइए कौन कौन से कर, कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र के हैं वो शामिल हुए हैं, ठीक। यदि सबसे इंपॉर्टेंट कर की बात की जाए तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये शामिल हुआ है। एक्साइज ड्यूटी है, जो भी उत्पादन होता था भारत में उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती थी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाती थी, उसे शामिल कर दिया गया। फिर दूसरा आया उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क। अब ये क्या है, ये केवल औषधि पर लगने वाला शुल्क था। जो भी औषधि होती है या प्रसाधन की सामग्रियां होती थी उन पर कर लगता था, उसे कहते थे उत्पाद शुल्क, ठीक है। इस पर अलग से कर लिया जाता था। फिर तीसरे नंबर पे बताइए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। अब ये क्या है, अब ये 2 प्रकार से लगता था। विलासिता वालों चीजों पर, जो भी भोग और विलासिता वाली चीज है उन पर अलग से लगाया जाता था, और इसके साथ साथ विशेष महत्व की चीजों पर, ठीक है, विशेष महत्व की चीजों पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। इसके बाद आप बताइए यहां पास कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसे कहा जाएगा अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये भी इसमें शामिल कर लिया गया,
अतिरिक्त सीमा शुल्क। अब ये क्या होता था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, CVD। अब अगर कोई देश क्या करता है कि भारत में अपने सामान को पूरा डंप कर देना चाहता है, अगर वो चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र को लेकर बर्बाद हो जाए, तो वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को लाएगा और भारत में पूरा पटक देगा, एकदम फ्री का लाएगा और पटक देगा, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो जाए। यदि मैं कहूं कोई भी, अगर आप एक्स नाम का वस्तु अगर आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, अगर उसका प्रोडक्शन भारत में होता है और कोई देश उसको प्रोवाइड कर दे हमको फ्री का बहुत कम दामों में, तो फिर हमारी इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा किया जाता है। तो यहां पर सरकार बचने के लिए क्या करती है? अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाती है। ये डंपिंग शुल्क है, मान लो डंपिंग शुल्क होता है, डंपिंग शुल्क। ठीक, आगे आप बताइए कि यहां पर सेवा कर को भी शामिल कर लिया है। सेवा कर के लिए अलग से आर्टिकल हुआ करता था, उसे समाप्त किया गया और सेवा कर को कहां डाल दिया गया? तो जीएसटी में शामिल किया गया। फिर और बताइए 6वें नंबर पर यहां पास अधिभार एवं उपकर को भी शामिल किया गया। अधिभार एवं उपकर को भी क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। अब हमारे पास केवल जीएसटी क्या है? उपकर होता है केवल, जो 4% के आसपास लग रहा है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के इतने सारे अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया। उसके बाद बताइए राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, यहां तो लगभग और ही समाप्त कर दिया गया। जैसे राज्य सरकार का वैट, उसे समाप्त कर दिया गया, मतलब जीएसटी में शामिल कर दिया गया। राज्य सरकार का मनोरंजन कर को भी शामिल कर दिया गया। राज्य सरकार का प्रवेश कर को भी शामिल कर दिया गया। यहां पास लॉटरी पर लगने वाले कर, विज्ञापन पर लगने वाले कर, इन सभी करों को क्या कर दिया गया है? जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। आप इसे बताइए, इतने में आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो डाटा वाला क्वेश्चन, अगर उसको लेकर कोई अपडेट मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपसे उसको जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, मुझे जो डाटा प्राप्त हो वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, या फिर उपयोगी है भी तो वो याद करने लायक नहीं है, बेकार टाइप का डाटा है वो। मुझे लगता है कोई प्रतिवेदन होगा जिसको लेकर प्रश्न पूछा गया होगा, प्रतिवेदन मिलते ही मैं आपको उसको अपडेट दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो मेंस एनालिसिस का सीरीज चलाया जा रहा है आपको यहाँ उपयोगी साबित होगी। 2022 में जो मेंस होगा अगले साल, उसको लेकर आप आश्वासित रहिए और उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।